मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की भीड़ में एक युवक करण तेजी से भाग रहा था। उसने एक फीकी सी शर्ट पहन रखी थी और पैरों में घिसी हुई चप्पलें। उसकी बेचैनी इस बात की थी कि उसे किसी भी हाल में लंदन की फ्लाइट पकड़नी थी। वहां उसका एकमात्र सहारा उसका गुरु जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा था। लेकिन उसकी साधारण शक्ल सूरत देखकर हवाई अड्डे का एक घमंडी अधिकारी उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। ये लाइन नहीं, उधर जाओ, आम यात्रियों के लिए दूसरी व्यवस्था है। करण ने विनती की, पर उसकी प्रार्थना ठुकरा दी गई। उसी पल कांच की दीवार के उस पार से ये दृश्य देख रही थी उसकी पत्नी श्रुति। श्रुति देश की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी मेहरा ग्रुप की मालकिन थी। कुछ विदेशी निवेशकों से मीटिंग के लिए वो एयरपोर्ट आई थी। करण को इस अपमानजनक हाल में देखकर उसका चेहरा गुस्से और शर्म से सिकुड़ गया। उनकी शादी श्रुति के नाना की जिद पर हुई थी। मरने से पहले उन्होंने बस इतना कहा था, ये लड़का एक दिन तेरी ढाल बनेगा। लेकिन श्रुति कभी भी सड़क किनारे खाने की दुकान चलाने वाले करण को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई थी। उनके आलीशान महल में करण की मौजूदगी एक अनचाही परछाई की तरह थी। श्रुति का बिजनेस पार्टनर और बचपन का दोस्त अभिषेक करण को देखकर हंसा और बोला, श्रुति, इस बोझ को कब तक ढोओगी? इसे कुछ पैसे देकर विदा करो। हमारे क्लाइंट्स ने देखा तो क्या सोचेंगे? शर्मिंदगी छुपाने के लिए श्रुति खुद करण के पास गई और ठंडी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी इज्जत के साथ खेलने की और कोई जगह नहीं मिली, अभी घर जाओ। करण का दर्द भरा चेहरा किसी को नहीं दिखा। वो मुड़ ही रहा था कि अचानक उसका जोरदार टकराव एक अहंकारी शख्स से हो गया। वो थे अजय सिन्हा, देश की सबसे बड़ी निजी विमान कंपनी सिन्हा एयरलाइंस के मालिक। कॉफी उनके महंगे सूट पर गिरते ही वे गुस्से में बौखला उठे। करण की साधारण पोशाक देखकर उनकी नफरत और बढ़ गई। अंधा है क्या? जानता है मैं कौन हूं? तेरे जैसे सड़क के भिखारी यहां नहीं आते। ये कहकर उन्होंने करण का लंदन का टिकट छीन लिया और उसे फाड़ डाला। इस चरम अपमान ने करण के भीतर सोया हुआ शेर जगा दिया। उसकी आंखों में ठंडी आग भड़क उठी। उसने शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, आपने मेरा टिकट फाड़ा है, मैं आपको सिर्फ 10 मिनट देता हूं। इसके बाद आपकी एयरलाइन इतिहास बन जाएगी। अजय सिन्हा हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी जल्द ही थम गई। करण ने जेब से एक साधारण सा फोन निकाला और सिर्फ एक कॉल किया। ठीक 10 मिनट बाद हवाई अड्डे के स्पीकर्स और न्यूज चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज छा गई। भारी वित्तीय अनियमितताओं के कारण सिन्हा एयरलाइंस का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया गया है। संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अजय सिन्हा का चेहरा पीला पड़ गया। वो डर से कांपते हुए करण के पैरों में गिर पड़ा। उसी वक्त काले सूट पहने कुछ लोग आए और करण के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लिया। उनके नेता, एक बुजुर्ग शख्स माधव अंकल, करण के सामने आकर सिर झुकाते हुए बोले, छोटे साहब, आपके लिए विशेष विमान की व्यवस्था हो चुकी है। गुरुजी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूर से श्रुति और अभिषेक ये सब देखकर सन्न रह गए। देश के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक माधव अंकल, जिसे बड़े बड़े उद्योगपति सम्मान देते हैं, वो इस साधारण दिखने वाले करण को छोटे साहब कहकर संबोधित कर रहे थे। श्रुति के मन में पहली बार उसके नाना की बातें एक नए अर्थ के साथ गूंज उठीं। लंदन से लौटने के बाद करण ने फिर वही जिंदगी पकड़ ली। शहर के एक कोने में उसकी छोटी सी खाने की दुकान थी, जहां वो अपने हाथों से पकौड़े तलकर और चाय बनाकर बेचता था। हवाई अड्डे की घटना के बाद से श्रुति के मन में लगातार एक तूफान चल रहा था। उस रात जब वो थकी हारी अपने आलीशान घर लौटी तो गहरी रात हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, लेकिन रसोई के कोने में टिमटिमाती हुई एक हल्की सी रोशनी दिखी। वो उत्सुकता से वहां पहुंची। उसने देखा करण शांति से रोटियां सेक रहा था और सब्जी गर्म कर रहा था। श्रुति गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी नजर उस डिब्बे पर पड़ी जिसपे करण खाना पैक कर रहा था। ये किसके लिए? उसने सख्त लहजे में पूछा। करण ने उसकी ओर बिना देखे धीरे से कहा, गेट पर जो बुजुर्ग चौकीदार है, उसकी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं। उसने संकोच में कुछ मांगा नहीं तो मैंने सोचा उसके लिए बना दूं। श्रुति ठिठक गई। जिस इंसान को उसने हमेशा छोटा और तुच्छ समझा, वो दूसरों के लिए इतनी चिंता करता है। करण बड़े प्यार से पैक किया हुआ खाना लेकर चला गया। श्रुति वहीं खड़ी रही, चुपचाप। उसका दिल पहली बार किसी अजीब से एहसास से भर उठा। उसने सोचा, जो आदमी एक फोन कॉल से पूरी एयरलाइन तबाह कर सकता है, वही आदमी एक बीमार चौकीदार की भूख का भी इतना ख्याल रखता है। उसकी सोच की बुनियाद जैसे हिल गई थी। उस रात नींद श्रुति की आंखों से कोसों दूर रही। कुछ ही दिनों बाद मेहरा ग्रुप पर असली आघात आ पड़ा। एक बेहद अहम सरकारी कॉन्ट्रैक्ट
उनके हाथ से निकल गया और वो उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शेखावत इंडस्ट्रीज को मिल गया। ये खबर मिलते ही कंपनी के शेयर गिरने लगे, निवेशक भी दूरी बनाने लगे। श्रुति दिन रात अपने नाना के बनाए साम्राज्य को बचाने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। कंपनी का सबसे भरोसेमंद पुराना कर्मचारी गोपाल जी बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे, मैम साहब, ये कोई साधारण बाजार की गलती नहीं, इसके पीछे एक गहरी साजिश है। लेकिन बोर्डरूम की हर मीटिंग तनाव और हार की आहट से भरी होती थी। एक ऐसी ही बैठक में जब सभी लगभग हार मान चुके थे, तभी अचानक दरवाजा खुला। अंदर आया करण, हाथ में एक छोटी सी कटोरी लिए। उसे देखते ही अभिषेक हंस पड़ा। देखो, संकट के समय हमारा उद्धारक आ गया। अब क्या पकोड़े बेच के कंपनी बचाएगा? सभी सदस्य ठहाका लगाने लगे, लेकिन तभी श्रुति ने तेज आवाज में सबको चुप करा दिया। उसकी आंखों में हवाई अड्डे का वो दृश्य घूम रहा था जब करण ने महज एक कॉल से इतिहास बदल दिया था। और उसी के साथ याद आई वो रात जब उसने चौकीदार के लिए खाना बनाया था। श्रुति को अपने नाना की आखिरी बातें याद आईं। जब भेड़िए भेड़ की खाल में आकर तेरा साम्राज्य हड़पने लगेंगे, तब भेड़ की खाल में छुपा शेर ही उसे बचाएगा। श्रुति ने गहरी सांस ली और पहली बार बिना झिझक करण की ओर देखकर बोली, बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? करण ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, अगर मैं कहूं कि ये संकट किसी प्राकृतिक वजह से नहीं बल्कि जानबूझकर बनाया गया है। सभी बोर्ड मेंबर हैरानी से उसे देखने लगे। करण ने आगे कहा, अगर मैं कहूं कि हमारे ही बीच से कोई शेखावत इंडस्ट्रीज को मदद कर रहा है। इतना कहते ही उसकी नजर सीधी अभिषेक पर टिक गई। कमरे का माहौल एकदम भारी हो गया। करण ने कंपनी के वित्तीय दस्तावेज देखने की इजाजत मांगी। श्रुति कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से सिर हिलाकर बोली, हाँ, तुम्हें इजाजत है। उस रात करण देर तक कंपनी के सारे फाइल्स और ईमेल खंगालता रहा। उसकी तेज बुद्धि ने जल्द ही गहरे जाल का सिरा पकड़ लिया। कुछ ही घंटों में उसे सबूत मिल गया। अभिषेक ने गुप्त रूप से मेहरा ग्रुप की गोपनीय जानकारी शेखावत इंडस्ट्रीज तक पहुंचाई थी। यही नहीं, उसने निवेशकों के बीच झूठी अफवाहें फैलाकर कंपनी की नींव हिलाई थी। अगली सुबह बोर्डरूम में करण ने सबूतों का ढेर सभी के सामने रख दिया। अभिषेक का चेहरा पीला पड़ गया, फिर भी उसने घमंड से कहा, ठीक है, मान लो सबूत तुम्हारे पास है, लेकिन इससे क्या होगा? कंपनी तो पहले ही दिवालिया होने की कगार पर है। अब बचा लो अगर बचा सकते हो। कमरे में खामोशी छा गई। सबकी निगाहें करण पर टिक गईं। करण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, समाधान बहुत आसान है। और उसने जेब से वही साधारण सा फोन निकाला। करण ने फोन को मेज पर रखा और लाउडस्पीकर ऑन कर दिया। उसने एक नंबर मिलाया। कुछ सेकंड बाद लाइन की उस पार से एक भरोसेमंद आवाज आई, छोटे साहब, आपका आदेश। ये थे माधव अंकल। करण ने शांत स्वर में कहा, सबसे पहले बाजार में जितने भी मेहरा ग्रुप के शेयर हैं सब खरीद लो। दूसरा, शेखावत इंडस्ट्रीज के खिलाफ हमारे पास जो भी सबूत हैं उनके आधार पर अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करो। और तीसरा, तुरंत मेहरा ग्रुप और वर्मा एंटरप्राइजेस के बीच रणनीतिक साझेदारी की घोषणा कर दो। और हाँ, अभिषेक को इस कमरे से बाहर मत जाने देना। जैसा आप कहें छोटे साहब, माधव अंकल ने जवाब दिया। कमरे में जैसे बम फट गया। वर्मा एंटरप्राइजेस का नाम सुनते ही सभी बोर्ड मेंबर हक्के बक्के रह गए। ये वही रहस्यमयी साम्राज्य था जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े उद्योगपति कांप उठते थे। कुछ ही घंटों में पूरा खेल बदल गया। मेहरा ग्रुप के शेयर आसमान छूने लगे। शेखावत इंडस्ट्रीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई और अभिषेक, उसके हाथों में पुलिस की हथकड़ी डाल दी गई। पुलिस के जाते ही बोर्डरूम में गहरी खामोशी छा गई। हर कोई करण को ऐसे देख रहा था मानो किसी अनजान समंदर की गहराई को देख रहा हो। श्रुति कमरे के एक कोने में खड़ी थी। उसका साम्राज्य बच गया था, लेकिन साथ ही उसकी सारी धारणाएं, उसका घमंड और विश्वास मानो बिखर चुका था। बोर्डरूम की भारी खामोशी के बीच करण धीरे धीरे श्रुति के पास आया। उसकी आंखों में न घमंड था न तिरस्कार, बस एक अद्भुत शांति। उसने पास रखे जग से पानी भरा और गिलास उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, पानी पी लो, तुम्हें जरूरत है। श्रुति ने कांपते हाथों से गिलास लिया। उसे वो सिर्फ पानी नहीं लगा, मानो किसी डूबते जहाज के बीच तैरता हुआ एक सहारा हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गुस्सा, नफरत, उपेक्षा, सब कुछ जैसे एक बाढ़ में बह गया। कांपती आवाज में उसने पूछा, जिस इंसान को 2 साल से मैं सिर्फ अपमान देती आई हूं, तुम आखिर हो कौन? करण की शांत आंखों में एक गहरे सागर की स्थिरता थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे नाना से किया एक वादा हूं। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश की थी जो तूफान में पेड़ को बचा ले, लेकिन तूफान थमने के बाद उस पर हक न जताए। श्रुति जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। वो पहली बार समझ पाई कि करण का साधारण चेहरा असल में कितनी गहरी परतें छुपाए बैठा है। करण ने शांत स्वर में आगे कहा, बाहर की दुनिया का छोटे साहब तो बस एक कवच है। मेरी असली शांति उस ताकत के शिखर पर नहीं, बल्कि मेरी छोटी सी दुकान में है, जहां मैं अपने हाथों से चाय बनाता हूँ, पकौड़े तलता हूँ और साधारण लोगों की हंसी के बीच जीता हूँ। उसके शब्द श्रुति के दिल में गहराई तक उतरते चले गए। वो स्तब्ध थी। जिस इंसान को उसने हमेशा निकम्मा समझा,
वही करोड़ों का साम्राज्य बचाने वाला था, और फिर भी उसके लिए सबसे कीमती चीज बस इंसानियत और सादगी थी। करण ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, बहुत हो गया ये कांच का महल, ये शक्ति का खेल, इन सब से दूर चलो, घर चलें। आज मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाऊंगा। श्रुति की आंखों से बहते आंसू अब दर्द के नहीं थे, बल्कि मुक्ति के थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सबसे बड़ा सहारा सिंहासन की ताकत में नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद हाथ की गर्माहट में होता है। उसने चुपचाप सिर हिलाया। उस पल एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। उस रात घर का माहौल बिल्कुल अलग था। महल जैसे बड़े बंगले में पहली बार एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी छाई हुई थी। ड्राइंग रूम में बैठी थी, पर उसका मन बेचैन था। रसोई से आने वाली खुशबू उसे खींच ले गई। वहां करण बड़ी तल्लीनता से खिचड़ी बना रहा था। साधारण सा पकवान, पर उसके हाथों में जैसे कोई जादू था। करण ने बिना देखे कहा, बैठ जाओ, थक गई होगी, अभी तैयार हो जाएगी। श्रुति चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गई। कुछ ही देर में करण ने 2 प्लेटें सजाई और मुस्कुराकर उसके सामने रख दी। गरम गरम है, जरा संभल कर खाना, उसने नर्म स्वर में कहा। श्रुति ने पहली बार उसके हाथ का बनाया हुआ खाना चखा। हर कौर जैसे उसके दिल की दीवारें पिघलाता चला गया। वो अनायास बोल पड़ी, तुम इतने बड़े रहस्य हो और मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। करण ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी साधारण चेहरों के पीछे सबसे गहरी कहानियां छुपी होती हैं। उस पल उनके बीच की दूरी पिघलने लगी। जो रिश्ता अब तक नफरत और तिरस्कार में कैद था, वो धीरे धीरे एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। अगली सुबह श्रुति देर रात तक जागने के बाद भी जल्दी उठी। पहली बार उसने करण की छोटी सी दुकान पर कदम रखा। वहां साधारण सी चारपाई, एक पुराना तंदूर और चाय की खुशबू थी, लेकिन उस माहौल में एक सुकून था जो उसके महलनुमा घर में कभी नहीं मिला। कुछ ग्राहक वहां बैठे हंसते बोलते पकौड़े खा रहे थे। करण अपने सहज स्वभाव से सबको मुस्कुराकर जवाब दे रहा था। श्रुति एक कोने में बैठ गई और चुपचाप ये सब देखती रही। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जागा, यही असली दौलत है, लोगों की मोहब्बत, भरोसा और सादगी। एक बुजुर्ग औरत आई, बोली, बेटा करण, आज मेरी दवा खत्म हो गई, बाद में पैसे दे दूंगी। करण ने तुरंत पैसे निकाले और दवा दिलाने के लिए एक लड़के को भेज दिया। श्रुति ये देखकर भीतर तक हिल गई। उसने मन ही मन स्वीकार किया, शायद नाना सही कहते थे, यही वो इंसान है जो मेरे साम्राज्य का असली कवच है। उसके भीतर धीरे धीरे कठोरता पिघल रही थी। करण का अपमानित चेहरा अब उसकी आंखों में नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत और ताकत गहराई से उतर रही थी। दिन ढल चुका था। करण और श्रुति दुकान के बाहर बेंच पर बैठे आसमान में चमकते तारों को देख रहे थे। श्रुति ने धीमे स्वर में कहा, आज समझ में आया कि दौलत से ज्यादा बड़ी ताकत दिल की अमीरी होती है। मैंने तुम्हें बहुत अपमानित किया, शायद मुझसे बड़ी गलती कोई नहीं कर सकता। करण ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, गलती इंसानों से ही होती है, पर असली ताकत उस गलती को मान लेने और बदल जाने में है। श्रुति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार बिना किसी अहंकार के करण का हाथ थाम लिया। उस पल दोनों की बीच की सारी दीवारें गिर गईं। न कोई महल, न कोई तख्त, बस एक पति पत्नी जो अब नई शुरुआत करने को तैयार थे। करण ने धीरे से कहा, अब से ये रिश्ता हमारे लिए कैद नहीं, बल्कि आजादी होगा। श्रुति ने सिर झुकाकर जवाब दिया, और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहूंगी। दूर मंदिर की घंटियां गूंज उठी, मानो किस्मत ने भी इस नए रिश्ते को आशीर्वाद दे दिया हो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि असली दौलत सादगी और इंसानियत में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।